आज। नमस्कार, पांच शहर पांच खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। पांच शहर मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर आज हमारी नजर बनी रहेगी। पांच तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले खबर में बात होगी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की। दूसरी खबर में बताएंगे उपचुनाव में जीत के बाद कैसे शिवराज सरकार के सामने मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़ी चुनौती बन गया है। तीसरी खबर में बात करेंगे उपचुनाव के बाद अब भाजपा संगठन भीतर घातियों की पड़ताल में जुटी है। तो वही चौथी खबर दमोह जिले के तेंदुखेड़ा से है जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। पांचवी और आखिरी खबर में बात होगी कोरोना की। तो प्रदेश की शिवराज सरकार ने आगामी 3 सालों में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप जारी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन किया। इस मौके पर सांसद विष्णुदत्त शर्मा, भारत सरकार के नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रोड मैप को तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री चौहान द्वारा 4 मुख्य विषय भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए गए थे। इन वेबिनारों में आए सुझावों के आधार पर ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की रोड मैप की कार्य योजना तैयार की गई। इसे विभाग अगले 3 साल में लागू करेंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने विभिन्न विषय के विशेषज्ञों से परामर्श करके ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है। इस दौरान सीएम ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना के करीब 20,000 लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से जारी किए। इस दौरान सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर प्रदेश के रोड मैप को अक्षरश जमीन पर उतारकर देश के विकसित राज्यों में मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा करेगी। कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आज वो पल आया है जब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं, इस संकल्पबद्धता के साथ कि मैं स्वयं, मेरे माननीय मंत्रीगण, मेरे अधिकारीगण अपनी जनता के साथ मिलकर इसको अक्षरशः जमीन पर उतारकर मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 के राज्यों की श्रेणी में शुमार कर देंगे। संकल्प के साथ हम आज जनता के सामने इस रोड मैप को प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो मैं अपनी टीम के साथ आत्मविश्वास से भर के कर रहा हूं। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप उसका विमोचन आज हो गया है और 2023 के लिए विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना असर होता है। सर, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत इसका रोड मैप 2023 तक के लिए तैयार किया गया है। कितना फायदा मध्य प्रदेश को इससे होने वाला है, क्योंकि पहला राज्य आत्मनिर्भर भारत की श्रेणी में इसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश बन गया है? जो स्वाभाविक रूप से अगर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कंसेप्ट इस रोड मैप के साथ आगे बढ़ता है, सफल होता है, तो पूरे प्रदेश को इसमें फायदा होगा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के जरिए, रोड मैप के जरिए 2023 के टारगेट के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने एक्चुअली बहुत जबरदस्त एक पारी खेली है। 3 साल मध्य प्रदेश में अब बहुत गहमा गहमी से भरे रहने वाले हैं। उपचुनाव के बाद में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भाजपा के लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है, सिंधिया गुट का प्रेशर बढ़ेगा। तो अब जो भी लोग मंत्री बनने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारेंगे, शिवराज सिंह चौहान ने सीधे सीधे उन्हें आने वाले बहुत कठिन समय का एक मैसेज थमा दिया है कि 2023 तक अब लगातार संघर्ष करना। उन्होंने कहा मैं अपने साथियों के साथ में इस दिशा में आश्वस्त हूँ। इसका मतलब है कि जो टीम बनेगी उस टीम को सारा ये दिया जाएगा कि 2023 तक ऐसे काम लगातार करने हैं, क्योंकि रोड मैप भी जब तैयार हो जाएगा तो आपके पास एक किस्म का होमवर्क रहेगा कि अब आपको रोज यही करना है, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में समय के हिसाब से सामने आते नए चैलेंजेस के साथ साथ आपको इस रोड मैप को भी लेकर चलना है। तो ये एक बहुत ही टफ किस्म के 3 साल होने जा रहे हैं मंत्रियों के लिए। शिवराज सिंह चौहान ने क्लियर कर दिया है, बहुत ज्यादा निरंतर, लगातार और ढेर सारा काम उनके सर पर रहेगा। ये बात भी शिवराज सिंह चौहान ने क्लियर कर दी है। तो निश्चित रूप से जहां मंत्रिमंडल में आने वालों
आना चाहने वालों के लिए एक टफ जॉब किस्म की सिचुएशन उन्होंने बना दी है। और इसके साथ ही स्वाभाविक रूप से राज्य के विकास का खाका तैयार कर दिया। यदि इसमें सफल रहे तो सरकार को ही फायदा मिलना है, प्रदेश को ही फायदा मिलना। 2023 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि विकास अब बहुत बड़ा इशू बन गया है। और जो है इसका एक सिग्निफिकेंस और ये है कि जिस दिन 28 सीटों के नतीजे आने शुरू हुए तो उसी शाम बीजेपी मुख्यालय में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि यदि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर है तो केंद्र सरकार के देश आत्मनिर्भर बनेगा। और उन्होंने मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उस बात को कहा था। तो जहां एक तरीके से मंत्रियों को उन्होंने अपने मैसेज दे दिया है जो बनना चाह रहे हैं उनको, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति अपनी लॉयल्टी को और ज्यादा प्रभावी तरीके से दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो मैसेज था नरेंद्र मोदी ने दिया था, नरेंद्र मोदी के प्रति लॉयल्टी दिखाने के हिसाब से भी रोड मैप बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि मंत्रियों को ये साफ मैसेज दे दिया गया इसके जरिए कि अब उनके लिए आने वाला समय बहुत ज्यादा मेहनत का है, मंत्री पद के सुख का नहीं है जी। और ये स्थिति कई बार इस बात का क्राइटेरिया भी बन जाती है कि इन साहब का पुराना रिकॉर्ड मंत्री रहते हुए काम करने का नहीं है और अगर ये रोड मैप लेकर आगे चलना है तो ये अनफिट रहेंगे। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है सर कि विकास का रोड मैप आज जो है उसे जारी कर दिया गया है, रोड मैप तैयार हो गया है जिसका विमोचन आज किया गया। आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में प्रदेश ने ये पहला कदम बढ़ाया है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। शुक्रिया आपका सर ये तमाम जानकारी और इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उपचुनाव की, जहां महाजीत तो हो गई है लेकिन इस जीत के बाद शिवराज सरकार सुरक्षित हो गई है और अब शिवराज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल विस्तार की है। भाजपा सरकार में मंत्री रहे प्रत्याशियों की हार के बाद खाली जगह में खुद का स्थान बनाने के लिए विधायक अब भागदौड़ कर रहे हैं। कुछ विधायक पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, यहाँ भी कहा गया कि उनके क्षेत्र को स्थान मिलना चाहिए। पिछले मंत्रिमंडल के दावेदारों के अरमान भी जाग गए हैं। वहीं भिंड से विधायक गिरीश गौतम प्रदेश कार्यालय पहुंचे, उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उम्मीद है कि उनकी क्षेत्र की जनता की मांग को अनसुना नहीं किया जाएगा। विंध्य क्षेत्र से विधायक जुगल किशोर ने भी पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। इधर बुंदेलखंड से हरिशंकर खटीक भी एक बार फिर दावेदारी जता रहे हैं। वे पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री पद के लिए दावेदार थे लेकिन पार्टी ने उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाकर इसकी भरपाई की थी। हालांकि इस बार फिर वे मंत्रिमंडल में स्थान पाने के लिए प्रयासरत हैं। इनके अलावा और भी विधायक ऊपरी स्तर पर संपर्क कर मंत्री बनने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। वैसे तो शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में 6 पद रिक्त हैं लेकिन 2 पद गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगे क्योंकि 6 माह में विधायक नहीं बन पाने की संवैधानिक बाध्यता के चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्षेत्राधिकार है जो सब प्रकार के संतुलन की दृष्टि से ठीक रहेंगे। मुझे लगता हूँ सबको मंत्रिमंडल में आवश्यक जगह दी जाएगी। 2 मंत्री ऑलरेडी गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट साहब थे, तो वो भी पार्टी की दृष्टि से मुझे लगता है उन पर विचार किया जाएगा। तो इसलिए पार्टी संगठन बैठ के सीएम साहब बैठ के जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक है और हमारे क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से ठीक है, उन पर मुझे लगता है जरूर विचार करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, उपचुनाव चुनौती थी, उपचुनाव जीत लिया है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि अब मंत्रिमंडल में जगह किसे दी जाए, क्योंकि केदार शुक्ला, रामपाल सिंह, अजय विश्नोई, गिरीश गौतम ऐसे कई नाम हैं, लंबी फहरिस्त है जो कि इस वक्त बीजेपी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। कैसे इसको साधा जाएगा? देखिए जय, निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने संकेत दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 3 मंत्री चुनाव हारे, उनमें से एदल सिंह कंसाना ने अपना इस्तीफा भेज दिया, बाकी इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया ने भी अपना इस्तीफा नहीं भेजा है। ये रक्त पद होंगे और गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, जो कि 6 महीने के अंतराल में उनको निर्वाचित होना था, वो चुनाव लेट था इसलिए वो चुनाव लड़ गए, इस बीच उनको हटा दिया गया। तो स्वाभाविक तौर पर दोनों भारी अंतर से जीते, उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। पिछले चुनाव में हमने देखा था 2018 में कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बम्पर जीत होती थी और मालवा निमाड़ में। जी।
बीजेपी को विंध्य में अच्छी खासी सफलता मिली थी, लेकिन विंध्य में गिरीश गौतम और तमाम सारे नेताओं ने दावा मजबूत था उनका। वो कांग्रेस की ओर से जो लोग आए थे उनको मंत्री बनाया जाना था, इसलिए जो राजेंद्र शुक्ला जो कि स्वाभाविक दावेदार थे, केदार शुक्ला, गिरीश गौतम, इनमें से किसी को भी इस मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर इन तीनों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है और किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की संभावनाएं भी पूरी दिखाई दे रही है। रही बात महाकौशल की और मालवा की, तो वहां से भी स्वाभाविक तौर पर रमेश वेंदोला दावेदार थे और कई सारे दावेदार हैं। तो एक बड़ी चुनौती यही होगी कि सिंधिया समर्थकों को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि जो हार गए उनको कहीं निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान अपनी टीम मजबूत करना चाहेंगे, तो उनकी टीम में जैसे रामपाल सिंह से थे, राजेंद्र शुक्ला थे, तो स्वाभाविक तौर पर उनको वापस लाने का प्रयास शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और इस बीच सारे लोगों को साधना, उनकी नाराजगी दूर करना, ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। लेकिन सर ये मुमकिन भी नहीं है शायद कि आप सभी को कैसे साथ पाएंगे। जो लंबी फहरिस्त है उसमें से कुछ ही नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल में आएंगे, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति इस वक्त बनी हुई है। चलिए, हारे हुए प्रत्याशियों को आप निगम मंडल में जगह दे देंगे, लेकिन अपने ही जो विधायक हैं, पूर्व विधायक जिन्हें मंत्रिमंडल में पहले जगह नहीं मिली थी, उनका आप क्या करेंगे? देखिए, चाहे स्वाभाविक तौर पर कोई भी सरकार हो, अगर मान लीजिए बहुमत के आसपास ही 116 ही अगर विधायक जीतते हैं और आपको मंत्री केवल 35 को बनाना है, तो ये उलझन तो आपके सामने हमेशा रहेगी, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कुछ सीनियर विधायकों को स्थान मिले और जो कुछ युवा ऊर्जावान विधायक, अनुभवी विधायक हैं, उनको संगठन में ले जाया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि अभी महामंत्री बनाया टीम बीडी शर्मा ने, जब अपनी बनाई केवल 5 महामंत्रियों को स्थान मिला है। अभी पूरी कार्यकारिणी का गठन होना है। इसके साथ ही अभी कुछ और जो ऐसे नेता हैं जिनको टिकट पहले नहीं मिल पाया था, मंत्री नहीं बन पाए क्योंकि टिकट ही नहीं मिला था, उनको एडजस्टमेंट, जो नगर पालिका चुनाव है, 16 नगर पालिका चुनाव में महापौर के पद में उनको एडजस्ट किया जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस ये संशोधन लाने वाली थी कि जो पार्षद हैं उन्हीं के बीच में से महापौर का चुनाव होगा, अलग से महापौर का चुनाव नहीं होगा। लेकिन बीजेपी सरकार ने ये नियम बदल दिया है। तो ऐसे 16 नेताओं को बीजेपी वहां नियुक्ति दे सकती है। कुछ निगम मंडल है, कुछ को संगठन में महत्वपूर्ण पद दिए जा सकते हैं। सर, एक और आखिरी सवाल चाहूंगी कि संक्षेप में आप इसका उत्तर दें, क्योंकि 19 सीटें बीजेपी ने जीती है और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव यहां पर रहा है। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार या फिर निगम मंडल में जब सिंधिया समर्थकों को जगह मिलेगी, जो हारे हुए प्रत्याशी थे, क्या इसमें सिंधिया का दखल रहेगा? लेकिन निश्चित तौर पर जो है उनका सिंधिया का दखल रहेगा, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी में हर छोटे बड़े निर्णय में उनका दखल आपको दिखाई देगा। और दूसरी बात है कि सिंधिया के साथ जो लोग आए थे, जिनके मंत्री, जो विधायक आए थे, उनको तो पद मिल गए, चुनाव लड़ लिया, कुछ जीत गए, कुछ हार गए। लेकिन बड़ी संख्या में कई लोग, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, ये लोग भी आए थे। तो निश्चित तौर पर सिंधिया चाहेंगे कि उनको संगठन में स्थान मिले। तो इसको लेकर भी शिवराज सिंह चौहान को एक नए सिरे से मशक्कत करना पड़ेगी, ताकि सिंधिया समर्थकों को संगठन में भी स्थान मिल जाए और बाकी स्थानों पर भी। जी, बहुत शुक्रिया आपका सर जानकारी के लिए। तो 19 सीटें बीजेपी ने उपचुनाव में जीत ली है, लेकिन अब सीटें जीतने के बाद शिवराज सरकार के सामने मंत्रिमंडल विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तब एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने जरूर खड़ी होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा संगठन की कोर टीम ने अब अगले चरण पर काम शुरू कर दिया है। इसमें उन लोगों की पड़ताल की जाएगी जिन्होंने उपचुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया या फिर निष्क्रिय रहे। सूत्रों की माने तो राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी भाजपा संगठन से जुड़े कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाया। बताया जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों ने तय कर लिया है कि भीतरघाती कितने ही बड़े कद का नेता क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इससे सभी स्तर पर यह संदेश आएगा कि पार्टी ही सब कुछ है और उसके निर्णय को मानना सभी के लिए बंधनकारी है। आपको बता दें कि उपचुनाव के दौरान पार्टी ने गौरीशंकर शेजवार, उनके बेटे मुदित शेजवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण नोटिस जारी किया था। सत्ता के भविष्य से जुड़े उपचुनाव भाजपा के लिए बेहद अहम थे, लेकिन कांग्रेस से आए पूर्व विधायकों को प्रत्याशी बनाए जाने के कारण भाजपा के मूल कार्यकर्ता नाराज थे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, गौरीशंकर शेजवार, मुदित शेजवार को तो नोटिस मिल चुका है, लेकिन अब और कौन से नाम इसमें शामिल हैं जिन्हें तैयार रहना चाहिए? पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ।
कि जो गौरीशंकर सेजवार और मुदित सेजवार के अलावा नीटू सिकरवार हैं एक भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें ग्वालियर पूर्व में जो कांग्रेस से प्रत्याशी जीते उनके भाई हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है, उनको भी नोटिस दिया गया है। और उनके पिताजी जो पुराने पूर्व विधायक हैं उनको भी दूसरे क्षेत्र में लगाया गया था चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में जिस तरीके से 9 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है, तो उसका मुख्य कारण जो दिखाई दे रहा है, यदि पार्टी के सूत्रों के हिसाब से जाने तो उसमें भीतरघात एक बड़ा कारण है। तो इसको लेकर सिंधिया की अपनी नाराजगी सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी का अपना नेटवर्क है कार्यकर्ताओं का, एक फीडबैक का सिस्टम है। तो नीचे से ऊपर तक जानकारी, तो एक बड़ी तादाद में बहुत सारे नेता और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की सूची संगठन तक पहुंचने वाली है। और उनमें से जो प्रमुख लोग हैं जिनके इशारे पर ये सारा काम हुआ है, ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी जल्दी कार्रवाई कर सकती है। जया। बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो उपचुनाव में बीजेपी जीत गई, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को भीतरघात का सामना करना पड़ा। खास तौर पर सिंधिया समर्थक जो हार गए हैं, वहां भी कई तरह के भीतरघातों की खबरें सामने आई थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया दबाव बना रहे हैं पार्टी पर कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और अब पार्टी एक्शन लेने के पूरे मूड में आ गई है। तो कई ऐसे भीतरघाती हैं जो निष्क्रिय रहे थे उपचुनाव के दौरान, जिनके खिलाफ अब बीजेपी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार की कई योजनाएं निचले स्तर पर मिली भगत के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। मामला दमोह के तेंदुखेड़ा विकासखंड से है, जहां ग्राम पंचायत बसनाखेड़ी में जमीनी स्तर पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कागजों में बकायदा सीसी रोड बनकर तैयार है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव ने कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। दरअसल साल 2017 में पंच परमेश्वर योजना के 2,52,000 रुपए की लागत से गांव में सीसी रोड बनना था, लेकिन सरपंच और सचिव ने अधिकारियों की मिली भगत से कागजों में ही सीसी रोड बना दी और 2,52,000 रुपए चट कर गए। मामला सामने आने के बाद जनपद पंचायत सीईओ रानू जैन ने दोषियों पर कार्रवाई और पूरी राशि वसूलने की बात कही है। अर्पित बड़कुल हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अर्पित, 2017 का ये मामला है जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। अब इस पूरे मामले में जरूर जनपद पंचायत सीईओ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से इस मामले में क्या हुआ? अधिकारियों के साथ मिली भगत करके एक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया और इसकी किसी को खबर ही नहीं लगी। जी, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 3 साल पुरानी सड़क है, जो पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत करीबन 2,52,000 की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों ने न तो मौके पे जाकर सड़क का जायजा लिया, बल्कि अपने कार्यालय में बैठकर उसकी सीसी भी जारी कर दी और सरपंच सचिवों की मिली भगत और साथ ही अधिकारियों की मिली भगत पूरी राशि को चट कर लिया गया। अर्पित, इस मामले में अभी सीईओ मैडम कह रही हैं कि कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई को करने की प्रोसेस क्या शुरू हो चुकी है? किसी टीम का गठन किया गया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि आश्वासन मात्र के लिए सीईओ मैडम ने बोला था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आश्वासन दे दिया गया मीडिया के सामने, लेकिन कार्रवाई होगी कि नहीं ये भी निश्चित नहीं है। फिलहाल शुक्रिया आपका अर्पित ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरा भ्रष्टाचार किया गया और अभी भी अधिकारियों की संलिप्तता कहीं ना कहीं इस मामले में नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों के मुकाबले कोरोना की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। प्रदेश में उपचुनाव से पहले जहां कोरोना के मरीजों का आंकड़ा एक दिन में 2000 के पार पहुंच गया था, वहीं अभी आंकड़ा एक दिन में 1000 के नीचे चल रहा है। लेकिन भोपाल की स्थिति में फर्क नजर नहीं आया। हालांकि पिछले दिनों भोपाल में रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या में कमी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 2 से 3 दिन में स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई। पिछले 24 घंटे में भोपाल में कोरोना के 176 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि अब तक कोरोना से भोपाल में 494 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में अब तक कोरोना के 26,765 मरीज सामने आ चुके हैं। भोपाल में अभी भी 17,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज मौजूद हैं। वहीं पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 883 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 13 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रिजवान हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। रिजवान, क्या हालात? उपचुनाव के समय हमने देखा था रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी एक बार फिर से कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल साफ तौर से बताना चाहूंगा, राजधानी भोपाल में कोरोना से अब तक 454 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पहले जो लोगों की संख्या थी, पॉजिटिव मरीजों की, वो कम थी। अब दिन ब दिन लगातार जो मरीजों की संख्या है, पॉजिटिव जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम जो प्रयास है वो जिला प्रशासन शासन की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर अब देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 200 से ज्यादा मामले अब राजधानी भोपाल में सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 176 मामले राजधानी भोपाल में सामने आए। अगर हम बात करें पूरे प्रदेश की, तो वहाँ पर प्रदेश में 800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर और मास्क की बात की जा रही है, वो लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, अभी भी वहाँ पर जो पहले मामले सामने आ रहे थे, वो अभी भी आ रहे हैं। शुक्रिया आपका रिजवान जानकारी साझा करने के लिए। तो पहले के जो मामले थे वो एक बार फिर से सामने आ रहे हैं और प्रदेश में अभी भी 8,300 मरीज एक्टिव हैं, यानी कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। और इस त्योहार के सीजन में भी तमाम एहतियात हमें बरतने जरूरी है। सरकार की जो गाइडलाइन कोरोना के लिए बनाई गई है उनका पालन करना जरूरी है, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।